हाँ भैया, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने टॉपिक को देख कर आए होंगे, क्योंकि आज का टॉपिक तभी समझ में आएगा जब पुराने टॉपिक देखे होंगे। और जो भी छात्र नए हैं उनको मैं बता दूं कि कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का ये जो है चैप्टर 8 चैप्टर 6 है, अध्याय 6 है और उसका जो है लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, जो भी है थंबनेल में आप चेक कर लेना। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इन दोनों को मैं जल्दी ही खत्म करा दूंगा, मेरे पास ज़्यादा समय अभी है नहीं, क्योंकि मैं रात के टाइम भी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को मैं अभी आपको बता दूंगा, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और अड़ोस पड़ोस के मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पर। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो ही मैं आपको बता दूंगा, उससे आउट वैसे भी आज तक नहीं पूछा जाएगा। तो स्वप्रेरण को आपको पढ़ लेना है, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण होता है, आपको क्या पढ़ लेना है सब चीज़ को अच्छे तरीके से, जो भी मैं क्लास में बताऊं। क्लास में मेनली आज क्या बताने वाला हूं आपको, स्वप्रेरण के बारे में क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के बारे में क्या होता है, और इससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले होंगे जो कि मैं आपको डेरिवेट करवा दूंगा और बता दूंगा। आपको इजीली याद भी हो जाएंगे और ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल चिल होके पढ़िए। सबसे पहले अपना आता है स्वप्रेरण, पहले इसी को पढ़ेंगे, फिर पढ़ लेंगे अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण, ये रहा अन्योन्य प्रेरण। पहले स्वप्रेरण को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इसका अंग्रेजी नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, खुद से। ठीक है, मैं पहले ही आपको फैराडे का लॉ पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसमें होता क्या है, जैसे ये एक तार है, इस तार के पास में किसी चुंबक को लेकर आता हूँ, किसी चुंबक को लेकर आता हूँ, है ना। अब तार के पास अगर मैं किसी चुंबक को लेकर आता हूँ, इस तो क्या होगा, इस तार की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं। जब इस तार के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होगा तो ये जो तार है वो अपने फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल क्रिएट करेगा जो इसमें धारा प्रवाहित करेगा, है ना। उस विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, और ये क्यों प्रेरित होता है, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके कारण, और ये विरोध करने की दृष्टि से होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आता है। ये उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के अंत तक आपकी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं पहले आपको 2 बार इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ई बराबर माइनस के d5/dt, ये अपना फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब देखते चलिए, अब स्वप्रेरण होता क्या है उसको समझिए। देखिए, ये हमारे पास कोई भी तार है या कोई भी परिनालिका है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी परिनालिका है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया, आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया। अब जब मैंने इसके अंदर आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो होगा क्या, यहाँ पर जब मैं आई विद्युत धारा को प्रवाहित करूंगा तो इसमें इस तरीके से आई विद्युत धारा बहेगी। अब जब इसके अंदर आई विद्युत धारा बहेगी तो आपको ओरस्टेड भाई था, ओरस्टेड भाई साहब अपन से कह के गए थे, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था कि बचुआ, ये हमारे पास एक तार है, इसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगी। ये निश्चित है, ये अटल है, ये अटल है, जो मैं कह के जा रहा हूँ ना, ये अटल है। कोई भी तार ले लो, ऐसे कोई भी कुंडली ले लो, परिनालिका ले लो, सोलेनोइड ले लो, अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर करंट बह रहा है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जरूर क्रिएट होगा। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं कदों, इतना तो पता होगा। तो अगर इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या क्रिएट होगा, बी क्रिएट होगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होगा। तो सेम चीज यहाँ पर, अगर इसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके अंदर अगर बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र, वही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा, इस परिनालिका के अंदर। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि नहीं। अब इस बात को अगर आप अच्छे तरीके से जानते हो तो आपको एक पॉइंट को यहाँ पर समझना है। एक पॉइंट को आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जैसे ही मैंने इसमें धारा प्रवाहित की तो वो धारा एक बार में प्रवाहित नहीं हो गई। जैसे हमारे पास कोई भी कुंडली है, ये ठीक है, तो मैंने क्या है, इस कुंजी को दबा दिया और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो गई। ऐसे इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने कुंजी को दबाया। तो जब मैंने कुंजी को दबाया, ऐसा नहीं है कि एक बार में यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, एक बार में करंट प्रवाहित हो गया। ये करंट धीरे धीरे प्रवाहित होता है। जैसे ये कुंडली है, तो अगर मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया
जो भी इसकी बटन है उसको दबा दिया तो क्या है, पहले धारा यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, इस तरीके से बहती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपके घर में होता है ना, जैसे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर इस तरीके से आपका जो है स्विच लगा हुआ है ना, स्विच लगा हुआ है, आपने दबा दिया और इधर बल्ब जल गया, है ना, लाइट का जो बिजली का बल्ब है वो जल गया। ऐसा नहीं होता, आप दबाते हो तो यहाँ से विद्युत धारा ऐसे 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 जाती है, फिर यहाँ पर विद्युत बल्ब जलता है। ऐसा नहीं कि आपने दबाया भग से बल्ब चल गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा क्या पका रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। हम यहाँ पर दबा देते हैं, हम यहाँ पर स्विच ऑन कर देते हैं और डायरेक्ट बल्ब जल जाता है ना। मैं आपको बता दूं कि करंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही जाता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन वो जो जाता है ना, वो समय होता है लगभग 1 सेकंड का भी 1000वां भाग कर दोगे ना, इतना कम समय। जैसे 1 सेकंड को तो आप जानते ही हो कितना कम है, अगर उसमें भी अगर आप 1000 से भाग दे दोगे, नैनो सेकंड के करीब इतना समय लगता है उस करंट को यहाँ से यहाँ पर जाने में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वो धीरे धीरे ऐसे जाता है। लेकिन वो जो धीरे धीरे ऐसे जाता है वो इतने कम समय में पहुँच जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और फैक्ट आपको बताऊं, जैसे आपकी बॉडी होती है ना, ये बॉडी इस तरीके से 2 पैर हो गए और सर हो गया, तो यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर आपकी एक दिमाग नाम की चीज़ होती है और एक मेरुरज्जु नाम की भी इस तरीके से चीज़ होती है जो आपकी कमर की हड्डी में आती है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। ये भी आपका एक दिमाग का ही हिस्सा होता है, आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो पता भी होगा। कभी आपने नोटिस किया है कि इससे जो जो है इस तरीके से निकली होती है। अब मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा आपको, संवेदी तंत्रिकाएं जो भी है ना, वो निकली होती हैं। तो अब एक्चुअली में होता क्या है समझो, कभी आपका हाथ, कभी आपने नोटिस किया है कि जो हाथ है आपका वो किसी गर्म चीज़ पर पड़ गया हो, या आपका जो पैर है वो किसी कांटे के नीचे आ गया हो, है ना, कांटा आपके पैर के नीचे आ गया हो, थोड़ा उल्टा बोल दिया, कांटा आपके पैर के नीचे आ गया हो, पैर कांटे के नीचे नहीं, कांटा आपके पैर के नीचे आ गया हो, या ऐसे ही आप खड़े थे, आपने हाथ पीछे किया और गरम तवा रखा था उसके ऊपर आपने हाथ रख दिया धोखे से, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप सोचते नहीं हो कि ये गरम है, हाथ को उठा लूं, हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है। कभी आप चल रहे हो, नीचे कांटा आ गया, कांटा चढ़ गया, तो जो पैर है आपका ऑटोमेटिकली उठ जाता है। वो ऑटोमेटिकली, आप उससे कहते नहीं हो कि उठ जा, वो उठ जाता है, तब पता लगता है आपको कि हाँ भैया कांटा लगा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से कोई कांटा लगता है, जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से कोई कांटा लगता है या कोई गर्म चीज़ पड़ती है, तो उसके जो सिग्नल होते हैं वो थोड़े तेज होते हैं और वो इस तरीके से आपके हैंड से होते हुए इस ब्रेन तक जाते हैं, है ना, और पैर से होते हुए इस तरीके से ब्रेन तक जाते हैं या फिर मेरुरज्जु तक जाते हैं। और जब इसको पता चलता है कि हाँ भैया ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर हाथ पड़ेगा तो डैमेज भी हो सकता है, तो फिर ब्रेन से सिग्नल लौट के आते हैं और ब्रेन से सिग्नल लौट के आते हैं और बोलते हैं हाँ से भैया कि हाथ उठ जा। अब ये सब आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि कभी भी आपका किसी गर्म चीज़ पर हाथ पड़ जाता है या कांटा आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आपका पैर ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो आपका जो पैर हटता है, जब कांटा उसको चुभता है ना, तो वहाँ से सिग्नल जाते हैं आपके ब्रेन तक और ब्रेन के फिर ऑर्डर आती हैं। अब बोलोगे इतना कुछ होता है? हाँ, और ये सब इतना फास्ट हो जाता है कि आपको हवा भी नहीं लगती, हवा के आपको पता भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता ये प्रक्रिया होने में। वैसे ही आपकी विद्युत धारा के साथ है, आपको लगता है कि मैंने स्विच ऑन किया, भक से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, भक से तो हो गई, लेकिन वो धीरे-धीरे हुई है। हाँ, तेज़-तेज़ हुई है, अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयाँ करूँ उसको, लेकिन हाँ, विद्युत धारा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे प्रवाहित होती है। तो अब आप सभी को पता है कि ये अपना कुंडली है और इसके अंदर विद्युत धारा पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो विद्युत धारा अगर धीरे-धीरे बढ़ी है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई होगी। इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स को मान लीजिए मैं फाई से दर्शा देता हूँ, है ना? फाई बी से, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी से ही दर्शाते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में मान लीजिए इसके धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स में इसमें वृद्धि हुई है क्योंकि धारा प्रवाहित हुई है इस तरीके से, है ना? धारा में वृद्धि हुई है तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई है, तो इस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि को रोकने के लिए इसकी विपरीत दिशा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, एक विद्युत वाहक बल क्रिएट नहीं होगा। ये सब होगा, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी तार होता है इस तरीके से, कोई भी तार है, अगर उसके अंदर इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, या समझो थोड़ा सा,
कोई भी इस तरीके से तार है और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को रोकने के लिए उस तार में करंट ऑटोमेटिकली प्रवाहित हो जाता है। आपको प्रवाहित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। अब वो तो यहाँ पर हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में अगर यहाँ पर परिवर्तन होगा तो इसके अंदर धारा बिल्कुल प्रवाहित होगी। मान लीजिए आई विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैंने इसके अंदर धारा को प्रवाहित किया, एक फोटोकॉपी और कर लेते हैं इसकी, है ना, ये फोटोकॉपी हो गई इसकी। तो मैंने यहाँ पर धारा को प्रवाहित किया, तो धारा एकदम से प्रवाहित नहीं हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धारा थोड़ी तेज प्रवाहित हुई, उस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, धीरे धीरे प्रवाहित हुई। हाँ, तेज प्रवाहित हुई यार, है ना, इस तरीके से प्रवाहित हुई। तो इसके फ्लक्स में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तेजी से वृद्धि हुई। फ्लक्स में तेजी से वृद्धि हुई तो उसको रोकने के लिए इसमें तेजी से विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, ये किसी दूसरी कुंडली के कारण या किसी दूसरे के चुंबक के कारण हुई है कि नहीं? आंसर है नहीं। किसके कारण? इसी तार के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है और उसे रोकने के लिए इसी तार में क्या हुआ है, धारा का प्रवाह हुआ है, धारा का प्रवाह हुआ है इसी तार में, कोई दूसरा तार नहीं है, ये स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अब इस स्वयं में ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, स्वयं के ही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो उसी को रोकने के लिए स्वयं में ही विद्युत धारा उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा सोचो, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, अगर मैं मान लीजिए मैंने दोबारा कुंजी दबा दी, तो अब इसके अंदर धारा प्रवाहित होना बंद हो गई, तो धारा प्रवाहित होना एकदम से बंद नहीं होगी, धीरे धीरे बंद होगी, है ना, लेकिन वो इतनी तेजी से होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा आपने दबाया फक से बंद होगी, लेकिन उसमें भी समय लगा होगा बंद होने में, बहुत कम समय, 0.0000001 सेकंड के करीब, इतना कम समय लगा होगा, जिसकी आपको भनक भी नहीं लगती। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, आपने बंद किया तो पहले इसका कुछ चुंबकीय फ्लक्स था क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही थी, अब आपने एकदम से बंद कर दिया तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है, यानी जो फाई है, जो फाई है उसमें परिवर्तन हुआ। और फैराडे क्या कह के गए थे कि किसी भी तार के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा और वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। यही फैराडे का लॉ था, है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोले तो विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल बोले तो क्या बेड़ू, विद्युत धारा। तो अब यहाँ पर ये है अपना क्या, सोलेनोइड, है ना, परिनालिका। तो परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हुई, तो इसके फ्लक्स में जो फ्लक्स था पहले, वो फ्लक्स भी अब खत्म हो गया, क्योंकि फ्लक्स तभी तक रहा जब विद्युत धारा थी। तो जब फ्लक्स पहले कुछ था फिर खत्म हो गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स घट गया एकदम से, और जब फ्लक्स एकदम से घट गया तो क्या हुआ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और किस दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, है ना, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हुई फ्लक्स को रोकने के लिए, है ना। तो ये पूरा मटेरियल है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको समझना है ना। परिभाषा आपको नोट्स में लिखी मिल जाएगी, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब कुछ फ्री है, ज़्यादा जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो स्वप्रेरण होता क्या है कि जब तार में खुद के द्वारा, किसी कुंडली है, कोई भी सोलेनोइड वगैरह है, परिनालिका है, तो उसमें खुद के द्वारा विद्युत धारा के द्वारा फ्लक्स में परिवर्तन होना, और विद्युत धारा खुद के ही प्रेरण के द्वारा, स्वयं प्रेरण के द्वारा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। अब कुछ सूत्र वगैरह जनरेट करने हैं, हाँ बिल्कुल। अब वो सूत्र कुछ इस तरीके से है कि फाई समानुपाती होता है अपने आई के। फाई क्या है, अपनी चुंबकीय फ्लक्स, इसको फाई भी लिख देता हूँ, चुंबकीय फ्लक्स, और आई क्या है, विद्युत धारा। अब इस बात को मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें जितनी ज़्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस बात को आप भी भली भांति जानते हो। तो विद्युत धारा और चुंबकीय फ्लक्स ये आपस में समानुपाती है। अगर इसके अंदर अगर आप ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ऐसे, तो इसके फ्लक्स में भी क्या होगा, ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आई के, है ना, फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा विद्युत धारा, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट आई के।
अब समानुपाती का चिन्ह है ये, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा समानुपाती क्या है। समानुपाती का अर्थ होता है कि किसी एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, किसी एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, या किसी एक चीज को घटाओ तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। जैसे कि ये है, अब इसके अंदर मैं जितनी धारा विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा उतना ही इसका फ्लक्स होगा, और जितनी कम विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा उतना ही कम इसका फ्लक्स होगा। तो ये एक दूसरे के समानुपाती है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक ना एक कांस्टेंट निकल के आता है। इसका कांस्टेंट मान लीजिए एल है, इसका कांस्टेंट क्या है, मान के चलिए एल है। ये एल क्या है अपना, ये है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक या कांस्टेंट इसको बोल सकते हो। तो फाइव बी बराबर क्या निकल के आ गया अपना, एल आई निकल के आ गया। फाइव बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना, एल इंटू आई निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही मस्त चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या कि आपने फैराडे का लॉ तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस के डी फाइव बी बटा डी टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस के डी बटा डी टी। अब ये फाइव ई कहाँ गया, फाइव ई की वैल्यू आप यहाँ से रख नहीं सकते क्या, एल आई, एल आई। अब एल यहाँ पर क्या है, एल तो नियतांक है ना, नियतांक जो होते हैं बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, माइनस के एल। इस बात में आपको मतलब इसके बारे में आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप गणित में जब समाकलन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, है ना। और हो सकता है बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो नहीं पढ़ो, तो मैं आपको बता देता हूँ। एल क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। और जब भी आप डी एक्स बाई डी टी करते हो, है ना, डी एक्स बाई डी टी करते हो, तो उसमें जो समानुपातिक स्थिरांक है, जैसे एक्स की वैल्यू है 4 बाय, तो उसमें इस तरीके से कर रहे हो आप, तो जो 4 है ये समानुपातिक स्थिरांक है, ये बाहर आ जाता है ना, इसकी वैल्यू निश्चित है। तो जो एल है समानुपातिक स्थिरांक है वो बाहर आ जाएगा। बचा क्या, डी आई बटा डी टी, डी आई बटा डी टी, ये क्या है अपना बचा। तो अब मैं क्या करता हूँ, डी आई बटा डी टी का पश्चांतर कर देता हूँ इधर की ओर। तो इधर क्या बचा, एल बचा अपना, इधर क्या था, ई था। डी आई बटा डी टी भी इधर पहुंच गया तो बटे में, डी आई बटा डी टी बटे में पहुंच गया। इस माइनस के चिन्ह को भी इधर ले आए तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो डी आई बटा डी टी है, इसका जो है वैल्यू है वो है 1 है। तब ये जो एल है अपना किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के ई के बराबर हो जाएगा। एल जो है माइनस के ई के बराबर हो जाएगा कब, जब इसकी जो धारा है विद्युत धारा, इसमें समय के साथ परिवर्तन, आई विद्युत धारा और डी टी क्या है समय, तो समय के साथ जो धारा में परिवर्तन हो रहा है, अगर वो नियत हो, समय के साथ धारा में परिवर्तन ना हो, है ना, तब जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो हमारा समानुपातिक स्थिरांक के बराबर हो जाता है ना। अच्छी तरीके से लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बोलने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो आपको नोट्स में लेके मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस। अब आते हैं अपने परप्रेरण, किधर है भाई साहब, अरे दूर चले गए। परप्रेरण मतलब अन्योन्य प्रेरण, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, उसकी तारीफ में कुछ शब्द। अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये क्या होता है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि पहले तो अपनी एक कुंडली थी इस तरीके से। अब मान लीजिए मैंने एक और कुंडली ले ली, उसको मान लीजिए ऐसे लगा दिया मैंने, ऐसे इस तरीके से कुंडली को लगा दिया। तो अगर मैंने इस तरीके से एक कुंडली को लगा दिया, तो अब इसके अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, ये वाली जो कुंडली है इसके अंदर, और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि और स्टेट भाई साहब, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अपने और स्टेट भाई साहब कह के गए थे कि तार में अगर करंट होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होना निश्चित है। तो अगर इस तार में करंट होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये निश्चित है, ये अखंड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र इधर से भी निकलेगा, ये जो अपनी दूसरी वाली परिनालिका है इसके अंदर से, है ना, ये वाली है ना, इसके अंदर से। और जब इसके अंदर से निकलेगा तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फाई में परिवर्तन होगा। और जब इसके फाई में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, होगी। तो ये अब
इसी के आपका कारण नहीं मोबाइल हुआ, डेटा बंद है, ये दूसरे के कारण इसलिए हुआ आपको पहले अपने है ना। डिवाइस का वाईफाई अरे चालू चुप रहो करके यार 2 किसी मिनट। नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको तब समझ में आएगा। ये हमारे पास इस तरीके से एक कुंडली है, प्लस माइनस। एक और फोटो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखो भैया, इसकी जो कुंजी है वो दबी हुई है ना। इसका जो स्विच है वो ऑन है, अगर बीच में डॉट लगा है यानी स्विच ऑन है। स्विच ऑन है यानी कि इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगी है। पहले स्विच ऑन नहीं थी, अब मैंने की है तो धारा प्रवाहित होगी। अब इसका जो पहले चुंबकीय फ्लक्स था वो कितना था, 0 था, क्योंकि कोई भी आसपास में धारा विद्युत धारा तो थी नहीं। अब मैंने जैसे ही इसका स्विच दबा दिया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, करंट प्रवाहित होने लगा। अब जब इसका करंट प्रवाहित होने लगा तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करने लगा इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर अपनी क्या है, यहाँ पर अपनी एक और जो परिनालिका है वो रखी हुई है, तो इसके अंदर से भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, और इसके अंदर से जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। किसका चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, इसका चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, है ना, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर अब जो चुंबकीय फ्लक्स है, अब पहले तो इसका 0 था, अब कुछ चुंबकीय फ्लक्स हो गया, क्यों, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स 0 था, अब इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया कुछ, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। पहले तो 0 था, जैसे ही करंट प्रवाहित हुआ इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स आ गया। पहले 0 था, अब चुंबकीय फ्लक्स आ गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया। पहले तो था ही नहीं, अब कुछ हो गया, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा है तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा, किसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, और यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा इस तरीके से। तो इसको कहते हैं अननोन प्रेरक। अननोन प्रेरक क्या होते हैं आप समझ गए, मतलब जब कोई दूसरा प्रेरित करके विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो वो जो होती है दूसरी कुंडली के द्वारा, वो अननोन प्रेरक कहलाता है। अब इसके कुछ सूत्र हैं जो कि हमें जनरेट करने हैं, उनको समझ लेते हैं। आपको कोई समस्या ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 कुंडलियों को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, है ना। अब मैं एक कुंडली को क्या है इसके ऊपर सेट कर देता हूँ इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो है अपनी एक कुंडली ऊपर है लाल वाली, जिसके अंदर विद्युत धारा आई प्रवाहित करेंगे आप, है ना। इसके अंदर मान लीजिए I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये वाली जो परिनालिका है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, 1। और ये वाली जो परिनालिका है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, 2 नाम दे देता हूँ, 2। ये जो वाली परिनालिका है इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया। अब समझो, इस परिनालिका के अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ I1, तो ये I1 क्या है, अपनी परिनालिका एक के अंदर की विद्युत धारा है I1, ठीक है। अब अगर यहाँ पर I1 विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र, किसका नियम, ऑरस्टेड का। तो चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा तो देखो यहीं पर अपनी क्या है, दूसरी कुंडली रखी हुई है नीचे, कुंडली 2। तो जब चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा इधर, क्योंकि पहले तो धारा नहीं बह रही थी, अब धारा बहने लगी। तो पहले तो इसका कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं था क्योंकि कोई धारा नहीं थी। अब चूंकि धारा बहने लगी तो इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स हो ही गया, है ना। इसका कुछ ना कुछ क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो अब जब इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स हो गया और पहले 0 नहीं था, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी चुंबकीय फ्लक्स में बढ़ोतरी हुई है, कि पहले तो चुंबकीय फ्लक्स कुछ नहीं था, 0 था, अब इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स हो गया। किसका, ये दूसरी कुंडली का, फाई टू लिख देता हूँ मैं, फाई 2 हो गया। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स 0 था, अब चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 हो गया। तो जब इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पहले 0 था, फाई 2 हो गया, तो इसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसमें भी क्या होगा, I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक। अब इस I विद्युत धारा से अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें अभी क्या देखना है, हमें अभी ये देखना है कि इसके अंदर का जो चुंबकीय फ्लक्स है, इस जो फाई 2 है, ये दूसरी कुंडली के अंदर का चुंबकीय फ्लक्स, है ना, वो अभी किसके समानुपाती है,
क्या इसके अंदर की धारा के? नहीं, वो अभी समानुपाती है इसके अंदर की धारा के। यानी कुंडली एक के अंदर जो धारा बह रही है, मान लीजिए I1, इसके समानुपाती है, क्योंकि ये जो विद्युत धारा बह रही है I1, ये दूसरी पहली वाली कुंडली के अंदर I1 विद्युत धारा बह रही है 1 कुंडली के अंदर, तो वो जितनी ज़्यादा होगी इसका चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसमें परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा यहाँ पर विद्युत धारा होगी I1 होगी कुंडली पहली के अंदर, उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतना यहाँ पर होगा। तो ये जो phi2 है, ये समानुपाती है किसके? phi1 के। phi2 समानुपाती है phi1 के। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट निकल के आता है ना। यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेंट है m, ठीक है। और m क्या दर्शाता है? m ये दर्शाता है कि यहाँ पर ये जो चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो किस पर क्रिएट हुआ है? दूसरी कुंडली पर, तो m2। लेकिन जो क्रिएट हुआ है वो किस विद्युत धारा के कारण हुआ है? जो कुंडली एक पर विद्युत धारा बह रही है उसके कारण। तो यहाँ पर M21 क्या है? यहाँ पर M21 क्या है? यहाँ पर M21 है कि कुंडली 2 के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिनालिका 2 के अंदर, परिनालिका बोल देता हूँ, परिनालिका 2 के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिनालिका 1 के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। और ये क्या है आपका? ये आपका उसका समानुपातिक स्थिरांक है। इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व भी इसको बोलते हैं, या प्रेरक स्थिरांक भी बोलते हैं, है ना। मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज बोलने की टेंडेंसी जो है कम है, क्योंकि मैंने अब ज़्यादा मेरे पास समय होता नहीं है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लूँ आपको, है ना। इसीलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाता इसके बारे में और आपको ज़्यादा लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करा पाता, लेकिन आपको नोट्स में मिल जाएगी ना, सब कुछ लिखा हुआ, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो phi2 बराबर हो गया क्या? M21 इंटू I1 के समान, मतलब बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ M21 इज इक्वल टू, इस I1 को इधर पहुंचा दो तो ये बटे में पहुंच जाएगा phi2 के। लो भैया, चिंता था चिता। ठीक है। अब फैराडे भैया को कहाँ भूल गए? फैराडे भैया गुस्सा हो जाएंगे। फैराडे भैया का रोल E बराबर माइनस के d∅2 बटा dt, d∅2 बटा dt। ये हो गया अपना। E क्या है? अपना विद्युत वाहक बल बराबर माइनस के dt d। phi2 कितना है अपना? phi2 की वैल्यू इधर है M21 इंटू I1, M21 इंटू I1। जस्ट मैंने यहाँ पर phi2 की वैल्यू पुट करी है यहाँ से, ठीक है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। फिर से वही चीज़ हम सभी जानते हैं, यहाँ पर M21 तो कांस्टेंट है ना, अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? di1 बटा dt, di1 बटा dt। और अब यहाँ पर मैं फिर से वही प्रोसेस को करूँगा। M21 को एक तरफ रखूँगा, M21 अपना इधर रहेगा, E तो इधर है ही, और ये अपना di1 बटा dt जो है वो बटे में पहुँच जाएगा इधर E के। तो ये E के बटे में पहुँच गया क्या? अपना di1 बटा dt, और इधर नेगेटिव चिन्ह भी आ गया। तो ये अनदर सूत्र जो है जनरेट हो गया अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक के लिए। इसको भी याद कर लेना, डेरिवेट कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। कहीं पर समझ में नहीं आया तो भैया वीडियो रिवाइंड कर लो, अपने पाप का राज चलता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और सूत्र है, वो थोड़ा सा हार्ड है, उसमें थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट लगा है, बट आप अच्छे तरीके से समझोगे तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। वो ये है, सबसे पहले एक सूत्र आपको ये आना चाहिए, B इज इक्वल टू होता है UNI। यहाँ पर U क्या होता है? म्यू नॉट। ये कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट कांस्टेंट। ये सूत्र मैंने बहुत पहले डेरिवेट करवाया था आपको, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 या 5 के अंदर डेरिवेट करवाया था, और उसका बहुत ज़्यादा यूज किया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। यहाँ पर म्यू नॉट जो है कांस्टेंट हुआ करता था अपना, है ना। और एन क्या हुआ करता था? एन होता था अपने एकांक भाग में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या? एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या। और आई अपनी विद्युत धारा हुआ करती थी।
जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती थी। अब यहाँ पर देखो, अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू को एक एक से। बी अपना हो गया चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट कांस्टेंट है अपना, एन क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आई क्या है विद्युत धारा। तो देखो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कौन कर रहा है, अननोन पीरियड में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कौन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारी कुंडली एक क्रिएट कर रही है कि नहीं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र कौन क्रिएट कर रहा है, अपनी कुंडली एक क्रिएट कर रही है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह इसी के अंदर हो रहा है। कुंडली एक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कितना हो रहा है I1, और चुंबकीय क्षेत्र कौन क्रिएट कर रही है, यही क्रिएट कर रही है बी चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसकी लंबाई को मान लीजिए मैंने एल मान लिया, इसकी लंबाई को मैंने एल मान लिया, और इसमें फेरों की संख्या, अब कुंडली एक के अंदर फेरों की संख्या मैंने एक मान ली, और ये अपनी कुंडली जो 2 है इसके अंदर फेरों की संख्या को मैंने 2 मान लिया। सॉरी, थोड़ा सा फिर से गलती हो गई, इसके अंदर फेरों की संख्या N2 मान ली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुंडली 1 और कुंडली 2। तो कुंडली 2 के अंदर फेरों की संख्या मैंने मानी है N2, और कुंडली 1 के अंदर मैंने फेरों की संख्या मानी है N1। कुंडली 1 के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I1। कुंडली 1 के अंदर का जो लंबाई है उसकी मान लीजिए L है, इसकी भी आप L मान सकते हो, या L2 मान लो, या L डैश मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है B, और आई थिंक आपको एनफ है अभी कुछ जो भी है बताने के लिए। तो आप सभी जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कौन क्रिएट कर रहा है, ये ए ही क्रिएट कर रही है, और इसके अंदर क्या है लंबाई इसकी L है, और जो विद्युत धारा है वो क्या है I1, और फेरों की संख्या N1। तो N क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैसे ज्ञात करें, देखो इसकी लंबाई जो है कितनी है L मान ली हमने, है ना, और L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, मान के चल रहे हैं N1 है। तो अगर L लंबाई में फेरों की संख्या, L लंबाई में फेरों की संख्या N1 है उस कुंडली के अंदर, तो एकांक लंबाई में कितनी होगी फिर N1 अपॉन L होगी कि नहीं भाई। मान लो 10 आम जो है 5 रुपए के आ रहे हैं, 10 आम जो है 5, थोड़ा उल्टा बोल दिया यार, 5 आम जो है 10 रुपए के आ रहे हैं, तो एक आम कितने का आएगा, 10/5 कर दो, 2 रुपए का। वैसे ही L लंबाई में N1 फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में N1/L, तो यहाँ पर एकांक लंबाई N का मतलब क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, वो कितनी है N1/L। I कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I1। यहाँ पर सब हमने कुंडली 1 का लिया है, ये कुंडली 1 के अंदर फेरों की संख्या, और ये क्यों, क्योंकि कुंडली 1 ही चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न कर रही है, धारा उसी के अंदर प्रवाहित हो रही है। तो B बराबर क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन L इंटू I1। ठीक है, एक और सूत्र होता है फाई B बराबर BA cos थीटा। चूंकि यहाँ पर परिनालिका की बात हो रही है इस तरीके से, तो परिनालिका में जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 होती है, आपको पता ही होगा, है ना, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है B इंटू ए। क्या होता है B इंटू ए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है ये, परिनालिका के अंदर, ठीक है। 5V इज इक्वल टू B इंटू ए। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हम देख रहे हैं कुंडली 2 के अंदर, तो कुंडली 2 के अंदर चुंबकीय फ्लक्स जो है φ2 है, हम तो यही मान के चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है φ2 है, बराबर क्या होगा B इंटू ए। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या है उसका क्षेत्रफल। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या निकल के आई है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अभी निकाली है हमने म्यू नॉट N1/L इंटू I1। I1 N2 में क्या है, N2 में है अपना ए। तो ये किसका निकल के आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है, ये चुंबकीय फ्लक्स है एकांक भाग के लिए, एन फेरों हो अगर, तो एन फेरों के लिए देखो थोड़ा सा समझो, ये अपनी कुंडली 2 है, कुंडली 2 का चुंबकीय फ्लक्स हमने क्या मान लिया है φB। अगर इसके अंदर फेरों की संख्या कितनी मानी है हमने N2, है ना, कुंडली 1 के अंदर फेरों की संख्या कितनी मानी है N1,
और कुंडली 2 के अंदर फेरों की संख्या क्या है N2। तो कुंडली 2 के अंदर फ्लक्स कितना होगा N phi 2, N phi 2 है ना। अब जितना वो होगा फेरों की संख्या उतना ही फ्लक्स होगा, am I right? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NPA, N नहीं N2, क्योंकि कुंडली 2 है तो फेरों की संख्या N2 आएगी, यहाँ पर भी आएगा अपना N2। तो phi 2 बराबर क्या निकल के आ गया अपना म्यू नॉट N1 और ये अपना N2 है ना, और अपना I1 और A बटा L। तो ये क्या निकल के आ गया अपना, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा सूत्र। ये किसका है phi 2 का है। अब देखो इधर थोड़ा M21 का सूत्र निकालना है अपने को। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक को भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, याद रखना अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक। अब देखो phi 2 बराबर क्या है, phi 2 बराबर क्या है M21 और I1, M21 और I1। तो M21 क्या हो गया इस हिसाब से, I1 का पश्चांतर कर दो तो phi 2 बटा I1 हो गया कि नहीं। M21 बराबर शायद आगे भी लिखा था, देखो M21 बराबर क्या हो गया, नहीं लिखा था, हाँ ये लिखा तो है यहाँ पर। M21 बराबर क्या हो गया phi 2 बटा I1। तो M21 बराबर क्या हो गया phi 2 बटा I1। phi 2 के, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 बटा I1 इंटू phi 2, आपको सरल करने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे। 1 बटा I1 को कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो phi 2 इधर पहुंच गया, है ना। phi 2 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट N1 N2 I1 A बटे में क्या है, बटे में है L। अब यहाँ पर अपना I1 है और यहाँ पर भी अपना I1 है, तो I1 से I1 कैंसल, तो M21 बराबर क्या निकल के आ गया म्यू नॉट N1 N2 A बटा L। ये तो ये जो है अपना सूत्र यहाँ पर डेरिवेट हो गया। इतने ही सूत्र आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ज़्यादा सूत्र मैंने डेरिवेट नहीं करवाए, जितना भी है वो सब मैं आपको एक बार कंबाइन कर देता हूँ ताकि आपके मन में जितनी भी उलझन क्रिएट हुई है ना वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा स्वप्रेरण को। स्वप्रेरण में हमने क्या समझा, कोई भी तार इस तरीके से परिनालिका है अपनी, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वो जो प्रेरण के प्रेरित हुई है विद्युत धारा, वो उसी के अंदर धारा प्रवाहित होने के कारण हुई है, इसीलिए उसको स्वप्रेरण कहते हैं। उसमें हमने समझा कि उसकी जो चुंबकीय फ्लक्स है phi है वो उसके अंदर की धारा के समानुपाती होगा। अब जब ये चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट वगैरह निकल के आएगा, जैसे L बोल दिया, है ना, I। तो L बराबर क्या हो गया phi 2 बटा I, phi बटा I, phi B है 2 नहीं है ये, phi B बटा I, है ना। इस तरीके से L की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हमने E की वैल्यू निकाली थी फैराडे लॉ से, जिसको आप याद करने की कोशिश करें बिना देखें तो आपको पता चलेगा याद हो गया कि नहीं। ऐसे ही हमने निकाला था अन्योन्य प्रेरण, है ना। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, ऐसे एक कुंडली ये है और एक कुंडली इस तरीके से ये है, तो अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो अब इसका चुंबकीय फ्लक्स है ना उसमें परिवर्तन होता है जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसकी जो धारा है ना, और इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है ये आपस में समानुपाती होते हैं। इसका कुंडली 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया phi 2 और इसकी धारा हो गई I1, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आप सभी को पता है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, M21 कांस्टेंट आएगा I1। तो जो M21 होता है यहाँ पर, ये होता है अपना अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक, है ना, अन्योन्य प्रेरण स्थिरांक, अन्योन्य प्रेरकत्व। और इसी की जो है डेरिवेशन हमने अभी की थी, अगर समझ में नहीं है तो रिपीट करके देख लेना। और इसकी वैल्यू ये अपने निकाली थी चुन्नी से मुन्नी सी प्यारी सी, ये है ना, वैल्यू निकाली थी किस तरीके से आई आप सभी को पता होगा। phi 2 बराबर N2B है ना, और N2 अब B चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालना हम जानते हैं, जो कि अभी हमने निकाल लिया था यहाँ पर, ये म्यू नॉट N1 बटा L I1, है ना। तो वही हमने पुट कर दिया N1 बटा L I1 और ये तो मल्टीप्लाई में था ही। फिर हमने क्या करना था, फिर phi 2 बराबर म्यू नॉट N1 N2 I1
A/L, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? न्यू नोट तो था ही N1 और N2, N1 इंटू N2 मल्टीप्लाई में रख दिया। A तो अपना था ही, बटे में L था। M2 बराबर phi2 बटा I1। ये कैसे निकल के आया? ये M21 बराबर phi2 बटा I1। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट निकल के आया, तो कांस्टेंट की वैल्यू है, सिंपल सी बात है ना। बस phi2 की वैल्यू यहाँ पर पुट की और अपने को अपना जो है आंसर मिल गया। खुद से करने की देखें, कोशिश करें, है ना, आपके पास आंसर निकल आएगा। तो बस इतना ही पढ़ा था, ज़्यादा कुछ पढ़ने को था नहीं था, फिर भी 40 मिनट हो गए। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अपनी सेहत का ख्याल रखें, काफ़ी अच्छे तरीके से रहें, मस्त रहें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।